कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओ। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1967 की। 3री लोकसभा का कार्यकाल खाद्यान्न की कमी, सामाजिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के रूप में याद किया जाता है। 3रे आम चुनाव के कुछ ही महीनों बाद पहली बार देश को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा, पहले चीन से और फिर पाकिस्तान से। चीन के हाथों तो भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। 62 के भारत चीन युद्ध ने नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई का राग पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था। नेहरू इस सदमे से उबर नहीं पाए और युद्ध के 1.5 साल के अंदर ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और फिर कुछ दिनों बाद देश की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री को सौंप दी गई। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। सोवियत संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम और ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद में ही शास्त्री की रहस्यमयी हालत में मृत्यु हो गई और 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1962 से 66 के बीच देश को 4 प्रधानमंत्रियों का गवाह बनना पड़ा। 3रे लोकसभा चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था और चौथा आम चुनाव होना था। 1967 का चौथा आम चुनाव भारतीय राजनीति के लिहाज से काफी अहम था। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाने में तो सफल रही, लेकिन उसका प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले काफी फीका रहा। आम चुनाव के साथ होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा और 6 राज्य उससे पूरी तरह से छिन गए। इसी चुनाव के साथ इंदिरा युग की शुरुआत भी हो गई। 1967 के आम चुनाव पर 2 युद्ध और 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु की काली छाया साफ देखी जा सकती थी। जाहिर है कि आम चुनावों के मुद्दे भी इसी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द थे। कांग्रेस के लिए नेहरू की गैर मौजूदगी और इंदिरा गांधी की असरदार मौजूदगी वाला ये पहला आम चुनाव था। एक तरह से कहें तो इंदिरा गांधी के लिए ये एक अग्नि परीक्षा थी। इस चुनाव में लोकसभा की कुल सीटें 494 से बढ़ाकर 520 कर दी गई थी। कुल 25 करोड़ वोटरों में से 61.3% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस करीब 41% वोट शेयर के साथ 283 सीटों पर जीत दर्ज की। खास बात ये थी कि सीपीआई को पछाड़कर सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी। स्वतंत्र पार्टी 8.67 वोट प्रतिशत के साथ 44 सीटों पर जीत हासिल की। 3रे नंबर पर भारतीय जनसंघ, जो मौजूदा में बीजेपी है, वो रही, जिसके खाते में 35 सीटें आई। सीपीआई 23 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसके विघटन के बाद बनी सीपीएम ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। डीएमके ने भी 25 सीटों पर परचम लहराकर शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस को 1952 में 45%, 1957 में 47.78% और 1962 में 44.72% वोट मिले थे, पर 1967 में उसका वोट घटकर 40.78% रह गया। आमतौर पर उसके 2-3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती रही थी, लेकिन 1967 में उसके 7 उम्मीदवारों को जमानत गंवानी पड़ी। पहली बार कांग्रेस को 6 राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जिसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य शामिल थे। पिछले आम चुनाव में तमिलनाडु में 7 सीटें जीतने वाली डीएमके ने इस बार 25 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा के साथ हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल ही कर दिया। कांग्रेस के लिए यह कितना तगड़ा झटका था, ये इसी से पता चलता है कि उसके बाद से पार्टी सूबे की सत्ता में आज तक वापस आई ही नहीं। इसी तरह कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ा झटका लगा, जहां लेफ्ट फ्रंट ने उसे सत्ता से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। सूबे में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तमिलनाडु की तरह ही पश्चिम बंगाल की सत्ता में तब से कांग्रेस आज तक वापस नहीं आ पाई। भारत चीन युद्ध में पराजय का सबसे ज्यादा खामियाजा तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन को भुगतना पड़ा था।
उन्हें न सिर्फ मंत्री पद से हटाया गया बल्कि कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। किसी जमाने में पंडित नेहरू के करीबी रहे कृष्ण मेनन ने उत्तर पूर्व मुंबई संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्हें कांग्रेस के एमजी बर्वे ने बुरी तरह से पराजित किया। इस आम चुनाव में कांग्रेस जीती जरूर थी, लेकिन इस चुनाव ने कांग्रेस का वर्चस्व टूटने का संकेत भी दे दिया था। इंदिरा गांधी कांग्रेस के सूबेदारों और बुजुर्ग नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गई थी और उन्होंने इंदिरा के नेतृत्व को चुनौती देने का मन बना लिया था। लोहिया कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे थे। लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। लोहिया के इस नारे ने खूब रंग दिखाया। देश के 9 प्रमुख राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी समवित यानी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। कांग्रेस से अलग होकर उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल बनाया तो ओडिशा में बीजू पटनायक ने बगावत करके उत्कल कांग्रेस का गठन कर लिया। पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी ने बांग्ला कांग्रेस बनाई। समाजवादियों और जनसंघ के साथ मिलकर बिहार में भी गैर कांग्रेसी खेमे के नायक पुराने कांग्रेसी महामाया प्रसाद बन गए थे। इन सब के बीच इंदिरा चुनावी मैदान में वीरांगना की तरह जुटी हुई थी और उस वक्त इंदिरा के खिलाफ वरिष्ठ नेताओं का एक गुट सक्रिय था। इसे ही सिंडिकेट कहा जाता है। रुपए के अवमूल्यन के फैसले को लेकर सिंडिकेट इंदिरा गांधी को खुलेआम धमका रहा था। 6 जून 1966 को किए गए रुपए के अवमूल्यन ने उन्हें सबकी नजरों में गिरा दिया था। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था। इंदिरा के सामने जनता का भरोसा फिर से पुख्ता करने की चुनौती थी। इंदिरा भी पिता जवाहरलाल नेहरू की तरह ही जिद्दी थी। पिता की राह पर चलते बेटी ने भी हार नहीं मानी। सभी चुनौतियों के बीच इंदिरा चौथी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रही थी। भुवनेश्वर की रैली में भीड़ की तरफ से फेंकी गई पत्थर की वजह से इंदिरा गांधी की नाक की हड्डी टूट गई थी। सिंडिकेट का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया था और कामराज को डीएमके के 28 साल के युवा नेता से मात खानी पड़ी। एसके पाटिल को मुंबई में जॉर्ज फर्नांडिस ने पटखनी दी थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से भारी बहुमत से जीती। कांग्रेस को 283 सीटें मिली और पार्टी मामूली बहुमत के साथ सदन में जीत कर आई। 13 मार्च 1967 को लगातार दूसरी बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। देश को पहले, दूसरे और तीसरे लोकसभा चुनाव के मुकाबले झटका लगा था, बड़ा झटका। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष को गंभीर चुनौती मिली थी। 1967 ही वो साल था जिसमें देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति भी मिला। देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर जाकिर हुसैन ने शपथ ली। वो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके बारे में कई सारे आश्चर्यजनक तथ्य भी हैं, तो वो तथ्य हम आपको बताते हैं। दरअसल 1897 में जन्मे जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के को-फाउंडर भी थे। इसके बाद वो 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर और 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति भी रहे। इसके बाद 1967 में वो राष्ट्रपति बने। उनके जामिया मिलिया इस्लामिया ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। जाकिर हुसैन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसके बाद के घटनाक्रम और इंदिरा गांधी के करिश्मे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। देखते रहिए इनसाइड लाइव।